शून्य विवाह, न्यूलिटी ऑफ मैरिज में हमने देखा कि सेक्शन 11 जो वॉइड मैरिज के बारे में बताता है। शून्य विवाह जो है सेक्शन 11 में हम पढ़ेंगे, एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एनी मेड ऑन ए पिटीशन presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4th and 5th of section 5। अर्थात सेक्शन 11 के आधार पे कोई भी मैरिज वॉइड तब होगी जबकि वो इस अधिनियम के पश्चात अनुस्थापित हुए विवाह जो कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कंडीशन ऑफ ए वैलिड मैरिज, उसके क्लॉज 1 जिसमें मोनोगोमी पढ़ा था, मोनोगेमी एकल विवाह, और क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और क्लॉज 5 सपिंडा रिलेशनशिप। इनका वायलेशन करके अगर कोई मैरिज होती है तो वो मैरिज कहलाएगी वॉइड मैरिज अर्थात शून्य विवाह। सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 इनका अगर उल्लंघन करके इन कंडीशंस की पूर्ति नहीं की जाकर के कोई मैरिज की जाएगी तो वो मैरिज होगी वॉइड मैरिज, शून्य विवाह। अब शून्य विवाह तो शून्य है कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए मोनोगेमी है, किसी ने जब सेक्शन 5 मैंने बताया था तो आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर मुखर्जी के केस में बाइगेमी का आरोप डॉक्टर DN मुखर्जी वर्सेस मुखर्जी के केस में कि उनके ऊपर द्विविवाह विवाह का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने सेरेमनी जो है जो 3 सेरेमनीज की वो उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो उनमें दोनों में से किसी के यहाँ प्रचलित हो। अर्थात मोनोगेमी जो है या बाइगेमी जब कोई कर रहा है, द्विविवाह कर रहा है किसी भी पक्षकार के, जब वो मैरिज कर रहे हैं उस समय जीवित पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ जीवित नहीं होनी चाहिए और अगर वाइफ है फीमेल है तो उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बाइगेमी का अपराध बनेगा जिसे IPC के सेक्शन 494 और 495 में दंडनीय बताया गया है। तो शून्य विवाह का तात्पर्य ये है कि विवाह शून्य है ही नहीं विवाह। अर्थात अगर दो पार्टीज मिलकर के, दो विपरीत अपोजिट सेक्स के लोग साथ मिलकर के रहेंगे हस्बैंड वाइफ जैसे, तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। ये एक ऐसा संबंध है जो विधि के समक्ष विद्यमानता या सेक्शन 5 की कंडीशंस और कस्टम्स को फुलफिल करके दोनों पक्षकारों के बीच में मैरिज की जाती है। शून्य विवाह को शून्य करार देने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो सेक्शन 5 की कंडीशन 1st, 4th या 5th किसी एक का भी अगर वायलेशन करके हुआ है तो वो आरंभ से ही शून्य है, उसे शुरू से ही प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाता है। प्रारंभ से ही शून्य है इसलिए न्यायालय की डिग्री द्वारा शून्य उसे डिक्लेयर कराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो शून्य ही है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने की जो याचिका होती है वो विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में याचिका पेश कर सकता है कि इस पक्षकार ये जो मैरिज है वो वॉइड है। अन्य कोई व्यक्ति इस आधार पे याचिका पेश नहीं कर सकता। यहाँ आप ये देखिए कि धारा 11 के अंतर्गत पूर्व पत्नी जो है वो याचिका प्रेषित नहीं कर सकती बल्कि शून्य विवाह की वाइफ जो होगी वो वापस जो मैरिज हो रही है दोबारा वो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने की याचिका पेश कर सकती है। इन पक्षकारों में से शून्य विवाह की डिग्री के आधार पे दोनों पक्षकारों में से कोई भी न्यायालय में विवाह को शून्य कराने के लिए याचिका पेश कर सकता है। तो सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज मोनोगेमी कि सेक्शन 11 के आधार पे अगर किसी मैरिज को शून्य डिक्लेयर करवाना है तो सबसे पहले शून्य विवाह के 3 आधार जो मैं आपको बता रही हूँ वो हमारे पास उपलब्ध है। फर्स्ट है सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज जिसमें मोनोगेमी के बारे में बताया गया है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार का विवाह के समय जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। उसके बाद सेक्शन 5 का 4th क्लॉज कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और 5th कहता है सपिंडा रिलेशनशिप जिसे मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था
प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम किसे कहेंगे और सपिंडा रिलेशनशिप हम किसे कहेंगे। फिर से मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिता के माध्यम से 7 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले परंपरागत अग्रपुरुष जो होंगे और उनके जो उनसे रिलेटेड जो जैसे पुरुष है तो उसकी पत्नी और अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड जो होंगे वो आपस में प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और माता के माध्यम से 5 पीढ़ी तक। लेकिन 1955 की में ऐसा कुछ भी ऐसा उपबंध नहीं था और इसमें अमेंडमेंट करके इन डिक्रीज को कुछ कम कर दिया गया। अब पिता के माध्यम से जो 5 पीढ़ी तक फर्स्ट जनरेशन जिसकी मैरिज की जानी है जो है उससे काउंट किया गया है प्रथम पीढ़ी, उसके पश्चात उसके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ऐसे 5 जनरेशन तक 5 पीढ़ी तक अगर परंपरागत अगर पुरुष के पूर्वज की पूर्व पत्नी या पूर्व पति वो है तो वो प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे। इसी तरह माता के माध्यम से 3 पीढ़ी तक काउंट करते हैं अब हम, जैसे माता, माता के पिता और माता के पिता के पिता, ये जो होंगे वो एक दूसरे के परंपरागत अगर पुरुष जो होंगे उनके हस्बैंड या वाइफ होंगे तो प्रतिष्ठित नातेदारी में कहे जाएंगे। सपिंडा वो होते हैं जो कि जैसे मैंने तब बताया था कि पिंड दान करने का जो राइट रखें या एक ही पिंड के जो अंश हैं। मोटे रूप से हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पिता के माध्यम से 5 पीढ़ी तक आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा हैं और माता के माध्यम से 3 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। अगर ऐसी रिलेशनशिप में आने वाले व्यक्ति 2 लोग मिल करके हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं तो उनकी मैरिज शून्य होगी, प्रारंभ से ही शून्य होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साथ रहने से या हस्बैंड वाइफ जैसे रहने से वो पक्षकार पति या पत्नी का स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकते, उनका विवाह ही नहीं माना जाएगा सेक्शन 5 के क्लॉज 4 और 5 का वायलेशन के कारण। अर्थात हमने ये देखा कि सेक्शन 11 में अगर कोई भी मैरिज जो हुई है वो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 का उल्लंघन करके अगर होती है तो शून्य विवाह को शून्य बना देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 वॉइडेबल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शून्य करने विवाह शून्य करनी है, अर्थात जिस चीज को हम शून्य करवा सके शून्य करनी है। विधिमान्य विवाह है, विवाह तो विधिमान्य है, लेकिन इसे अगर पक्षकार चाहें तो पक्षकारों की इच्छा पर है वो इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। जब तक शून्य करने की डिक्री पारित नहीं हो जाती विवाह विधिमान्य ही बना रहता है और जिस दिन ये डिक्री पारित होती है तो प्रारंभ से ही विवाह शून्य करणीय माना जाता है। अर्थात शून्य करणीय विवाह के पक्षकारों में से किसी एक की याचिका द्वारा ही विघटित हो सकता है, अन्यथा नहीं। और अगर उनमें से किसी पक्षकार की डेथ हो गई विवाह को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने से पहले ही तो विवाह विधिमान्य विवाह ही रह जाता है, क्योंकि जब तक शून्य करने विवाह को विघटित नहीं करवाया जाएगा तब तक वो विवाह विधिमान्य बना रहता है। अब ये शून्य करने विवाह के आधार क्या होंगे? सेक्शन 12 जो है वो किस आधार पे हम किसी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, तो इसे आइए हम देखते हैं सेक्शन 12 के किन आधारों पे सेक्शन 12 किन आधार पे मैरिज को शून्य करने डिक्लेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है अगर मान लीजिए पक्षकार जो है उनकी इम्पोर्टेंसी के कारण, नपुंसकता के कारण मैरिज सफल नहीं हो पाती है तो दूसरे पक्षकार के पास ये राइट है कि वो विवाह को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा ले। इसके अलावा सेक्शन 5 के सेकंड क्लोज में हमने कंडीशन ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड पढ़ी थी कि मस्तिष्क की अस्वस्थता, इस आधार पे भी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। थर्ड ग्राउंड है कि अगर विवाह के समय
जो फीमेल है वो याचिकाकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अगर प्रेग्नेंट है तो भी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। और लास्ट फोर्थ ग्राउंड है कि विवाह के समय अगर अर्जीदाता जो एप्लीकेशन दायर कर रहा है, जो विवाह को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना चाह रहा है, उसकी कंसेंट जो है बलपूर्वक फोर्सफुली या कंसेंट जो है उसकी सेरेमनीज में धोखे से या इस आधार पे किसी मटेरियल फैक्ट्स के बारे में, किसी तात्विक तथ्य के बारे में झूठ बोल करके मैरिज की गई है तो भी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। अर्थात हमने देखा कि सेक्शन 12 में धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट की मैरिज को वॉइडेबल बनाती है। उसके लिए 4 आधार हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, या 4 में से कोई भी अगर एक उपलब्ध है तो मैरिज जो है वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवाई जा सकती है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इम्पोर्टेंसी के कारण, पक्षकारों की इम्पोर्टेंसी के कारण विवाह और संभोग उनके बीच में नहीं हो पाए, उनके बीच में मैरिज जो है सोलमनाइज नहीं हो पाए, मैरिज का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, अर्थात इस आधार पे कोई भी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर, दूसरे पक्षकार के पास ये राइट है कि वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा ले। इसी तरह सेकंड ग्राउंड, जिसे हमने सेक्शन 5 के अंतर्गत जब पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मस्तिष्क की अवस्था उस पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई पक्षकार इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है या इस हद तक वो पागल है कि वो विवाह की कॉन्सिक्वेंसेज, विवाह और विवाह के बाद संतोत्पत्ति में अयोग्य है, तो फिर मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। क्योंकि विवाह का उद्देश्य क्या रह जाएगा अगर ऐसा होगा तो इस आधार पर भी मानसिक उसकी जो कंडीशन है उसके आधार पे मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। कई बार देखा होगा आपने, वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए दोनों इस हद तक या दोनों में ही कोई ऐसी मानसिक असमर्थता है और कि दोनों पक्षकार अगर साथ रहना चाहते हैं, अगर वो विवाह का विघटन नहीं करवाते हैं तो मैरिज वॉइडेबल नहीं होगी। क्योंकि सेक्शन 5 के अनुसार बाकी सेरेमनीज को या सेक्शन 5 के अंतर्गत जो बाकी कंडीशंस दे रखी हैं उनको फुलफिल करके मैरिज कंप्लीट हुई है। अर्थात सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि विवाह तो विधिमान्य रहेगा अगर वो तब तक डिक्लेयर नहीं करवाएंगे। अर्थात जब विवाह के समय, एट द टाइम ऑफ मैरिज, सेक्शन 11 और 12 हमेशा इस वर्ड पे जोर देते हैं कि उस विवाह के समय अगर ये सब चीजें उपलब्ध हैं तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो मैरिज वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर होगी। क्योंकि बाद में अगर होगी तो फिर सेक्शन 13 के लिए 13 हमारे पास उपलब्ध है जिसमें डाइवोर्स की याचिका लगा सकते हैं। तो मैरिज को सुनने और सुनने करने तभी डिक्लेयर करा जा सकता है जबकि ये सारी सिचुएशन विवाह के समय उपलब्ध है। तो विवाह के समय ये परिस्थितियां उत्पन्न हैं तो इस आधार पर न्यायालय में सुनने करने उसको डिक्लेयर करवाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति ये मान के चलता है, संस्कार 16 संस्कारों में से विवाह एक संस्कार है कि विवाह होना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे में अगर थोड़ी सी भी समस्या है, थोड़ा पागल है या कुछ भी है, तब भी उसका विवाह होना चाहिए। तो अगर विवाह के पक्षकार इसको सुनने नहीं करवाते हैं, सुनने करने नहीं करवाएंगे तो विवाह विधिमान्य बना रहता है। चित्त विकृति जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ पे डिपेंड करता है कि उस पक्षकार पे जो दूसरे को चित्त विकृत बताता है उसकी वो इसे सिद्ध करे कि वो पक्षकार विवाह करने के या विवाह के कंसेंट देने में या कि उसमें असमर्थ है। थर्ड कंडीशन है वॉइडेबल मैरिज की कि विवाह के समय जो फीमेल है वो याचिकाकार के अलावा या प्रत्यर्थी का विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट होना। अगर ऐसा है तो दूसरे पक्षकार के पास ये राइट है कि वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा ले।
बट यहाँ पे इस आधार पे मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का आधार तभी उपलब्ध होगा जबकि प्रतिपक्षी ये सिद्ध कर दे कि वो मैरिज के समय किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी, किसी अन्य के लिए। अनचेस्ट होना यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैरिज के समय प्रेग्नेंट होना ही वॉइडेबल मैरिज का आधार है कि वो मैरिज के समय मैरिज के समय प्रेग्नेंट थी और जो पिटीशन दायर कर रहा है हस्बैंड जो उसका है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी। और थर्ड कंडीशन कि जब विवाह हो रहा था तब उसे उस चीज के बारे में नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और फोर्थ कंडीशन कि याचिका जब जैसे ही वो याचिका ला रहा है तब तक जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब से लेके अब तक उनके बीच में कोई भी संबंध स्थापित ना हुआ हो। इन आधारों पे वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। एंड लास्ट कंडीशन इज फ्रॉड एंड फोर्स, कपट और बल। कि अगर मान लीजिए याचिकाकार ये सिद्ध कर दे कि उनकी कंसेंट जो है वो बलपूर्वक ली गई है या उनकी कंसेंट जो है फोर्सफुली ली गई है, जैसे किसी को डराकर धमकाकर कंसेंट ली जाए कि आप ये मैरिज कर लीजिए, तो इस आधार पर मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। कपट या बल के आधार पे कंसेंट ली गई है, यहाँ पे इसके लिए सिर्फ ये सिद्ध करना है कि याचिकाकार जो याचिका लगा रहे हैं उनकी अनुमति बल या कपट पूर्वक दी गई थी। और जैसे ही जब बल और ये जो है जो उनकी कपट से अनुमति ली गई थी इसका पता लगने के बाद या बल प्रयोग समाप्त होने के पश्चात 1 वर्ष की टाइम पीरियड में 1 वर्ष की कालावधि में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी है कि 1 ईयर लिमिटेशन एक्ट के साथ में आप देखेंगे कि 1 ईयर टाइम बार्ड है कि 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्होंने याचिका लगा दी है। उसके पश्चात थर्ड कंडीशन है कि जैसे ही पता चला याचिकाकार कपट का पता लगने या बलपूर्वक उसने अनुमति उसकी मैरिज की है इसका पता लगने के पश्चात अपनी स्वीकृति से उसके साथ हस्बैंड वाइफ जैसे ना रह रहे हो तो फिर इस आधार पे न्यायालय में सेक्शन 12 के आधार पे मैरिज को वॉइडेबल करने की डिग्री लगाई जा सकती है। अब बल हम किसे कहेंगे, बल से तात्पर्य क्या है? जैसे कोई भौतिक बल यूज करे, भौतिक शक्ति का प्रयोग करके करे या फिर धमकी दे। अब बल या कपट उसी पक्षकार के प्रति हो या उस पक्षकार के अन्य रिश्तेदारों के प्रति भी होगा तो क्या वॉइडेबल डिक्लेयर होगी? हाँ होगी। इस आधार पे देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसकी फैमिली किसी फैमिली मेंबर को ले जाकर के उसमें दबाव बनाया कि हम इसे मार देंगे जब तक आप नहीं करेंगे मैरिज, ये मैरिज नहीं करेंगे तो फिर ये भी बल प्रयोग ही कहलाएगा। या जैसे किसी के बंदूक रख करके ये कहे कि आपको ये मैरिज करनी होगी, बंदूक तान करके या फिर डरा धमका करके कि फैमिली में अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके किसी फैमिली मेंबर को वो लोग मार देंगे, तो ये सब एग्जाम्पल आपके बल प्रयोग के आते हैं। एक केस है बहुत पुराना, स्कॉट वर्सेस स्कॉट, 12 प्रोबेट डिविजन्स ऑफ राइस वर्सेस राइस, 72 लॉ टाइम्स। ये बल प्रयोग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, पिटिशनर से याचिकाकार से कहा कि वो सीधी तरह से विवाह के अनुष्ठान संपन्न कर ले, अगर वो संपन्न नहीं करेगी तो वह उसे गोली मार देगा। इसे न्यायालय ने बल माना कि ये फोर्सफुली मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि वो गोली मार देगा, ये ऐसे वर्ड उसने यूज किए, अर्थात फोर्सफुली ये मैरिज हुई है। अब फ्रॉड का तात्पर्य क्या है? फ्रॉड हम किसे कहेंगे? कपट देना। इसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ कि कपट हम किस चीज को कहेंगे, किस तरह के धोखे को मैरिज में हम लोग कपट मानेंगे। अक्सर देखा होगा विवाह के समय वर और वधू पक्षकार के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे जैसे मैट्रिमोनियल एड में होता है
कि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि ये है वो है, बढ़ा चढ़ाकर हर चीज लिख दी जाती है। तो क्या इसे हम कपट की श्रेणी में रख पाएंगे? मान लीजिए ये सब बातें बाद में नहीं है, जैसे आपने देखा होगा संडे के अखबार में वर या वधु विवाहिक विज्ञापनों में कि बहुत फेयर है या हैंडसम सैलरी है, इतने डिजिट में सैलरी है, या ये करते हैं ऐसा है। तो ये सब चीजें और बाद में पता लगे कि ये सब चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या कपट की श्रेणी में आएंगी? क्या हम इन्हें कपट कहेंगे? एक केस है पूर्वी वर्सेस वासुदेव, 1969, कैलकाटा हाई कोर्ट। बहुत पुराना केस है। इसमें विवाह के पूर्व पति ने बहुत ज्यादा कहा कि वो बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे ऊंचे स्तर का जीवन यापन करते हैं। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वाइफ ने इस आधार पे कि कपट के आधार पे हमारी मैरिज हुई है, न्यायालय में याचिका लगाई। न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हर मैरिज कपट के आधार पे टूट जाएगी। ऐसे प्रलोभन या ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करने के लिए कही जाती हैं, अट्रैक्ट करने के लिए है, वैवाहिक विज्ञापन वगैरह है, ये सब चीजें कपट की श्रेणी में नहीं आती हैं। 1976 में अमेंडमेंट द्वारा कपट को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि निम्न दो कंडीशन या फिर ऐसी जो सिचुएशंस होंगी उन्हीं को हम लोग कपट मान सकते हैं। जैसे सेरेमनीज को लेके, विवाह के अनुष्ठानों के संबंध में अगर कोई कपट किया जाता है, धोखा किया जाता है या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो उसे उन्होंने कपट माना कि इसे हम लोग कपट कहेंगे। या फिर ऐसा मटेरियल फैक्ट्स या ऐसा तात्विक तथ्य जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता हो, जिसके ऊपर मैरिज डिपेंड करती हो, इसको उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तात्विक तथ्य या परिस्थिति जिसके आधार पे उनका पूरा जीवन बदल जाए, इसे इन्होंने कहा कि इसे हम कपट की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ये मानेंगे कि ये कपट था। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा रोग है या डिजीज है, वेंडल डिजीज है, एसटीडी डिजीज है, ये सब छिपाई गई, धर्म या जाति छिपा लेना, या फिर पहले से कुछ रिलेशनशिप होना या कुछ और होना, उन सबको छिपाना, इलेजिटिमेसी को छिपाना, आइडेंटिटी छिपाना, जैसे कोई व्यक्ति किसी और नाम से है या दिखाया कुछ और शादी किसी और से कर दी, ये सब चीजें जो होंगी वो कपट होंगी। और इस आधार पे, ऐसे कपट के आधार पे वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर करवाई जा सकेगी। सेक्शन 12 में मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इसी तरह जो अनुष्ठान होते हैं वो भी, कि जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के अनुष्ठान संपन्न कर लें, जैसे कुछ और कह करके और मैरिज संपन्न करवा देना कि नहीं, ये इस चीज का अनुष्ठान नहीं है, ये मैरिज का अनुष्ठान नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई यज्ञ हवन या पूजा है, और मैरिज करवा देना। तो मटेरियल फैक्ट्स की जहाँ पे छुपाया जाता है या ऐसे अनुष्ठान हो जाते हैं, उन्हें यहाँ ये माना गया कि वो कपट की श्रेणी में आएंगे। कोई अपनी आइडेंटिटी छिपा ले, राजेंद्र वर्सेस परमिला एक केस है 1987 दिल्ली हाई कोर्ट का। उसमें हस्बैंड ने ये छिपाया कि उसकी पहले भी एक मैरिज हो चुकी थी और उससे उनका डिवोर्स हो गया और ये उनका सेकंड मैरिज है। तो इसको छिपाने को इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि ऐसी चीजें जो होंगी वो कपट की श्रेणी में आएंगे। या फिर कोई व्यक्ति अपनी धर्म, जाति, इनको छुपाए, ये सब चीजें आपकी कपट की श्रेणी में आती। उम्मीद है आप लोग वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को समझ पाए होंगे। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 11 और 12, ये मैंने आज आप लोगों को बताए। सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज के बारे में बताया गया है कि विवाह शून्य, और सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज की विवाह को शून्य करनीय घोषित करवाया जा सकता है।
सेक्शन 11 में मैंने आपको 3 ग्राउंड्स बताए कि सेक्शन 5 के क्लॉज फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ मोनोगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप, इन आधारों का वायलेशन करके अगर कोई मैरिज होती है तो वो वॉइड होगी। और इसी तरह सेक्शन 12 में मैंने आपको 4 ग्राउंड्स बताए कि सेक्शन 5 का सेकंड क्लॉज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और अगर प्रेगनेंसी छुपाते हैं मैरिज के समय, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो, या फिर फर्स्ट कंडीशन की अगर दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार इंपॉर्टेंट है जिसके कारण मैरिज सक्सेस ना हो पाए, और या फिर फ्रॉड या फोर्स से कंसेंट ली गई हो, तो इन आधारों पे मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। थैंक यू।